आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में संख्या पद्धति में ये सीखा कि संख्याएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। वहाँ हमने देखा कि संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है हमारी अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हमने पुनः दो भागों में बांटा था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। आज हम परिमेय संख्या से अपनी शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या है इसे हमने देखा कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पे q जो होता है वह शून्य के बराबर नहीं हो सकता। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो परिमेय संख्या है उसे हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या है उसे हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो जो परिमेय संख्या है उसे हम पहला, जिसे कि हम पूर्णांक के रूप में बांट सकते हैं। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं, इंटीजर नंबर भी कहते हैं। दूसरी है जिसे कि हम भिन्न संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। और कुछ वे संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न संख्या नहीं कहेंगे, भिन्न नहीं है। हाँ, यह है कि वे परिमेय संख्या होंगी लेकिन उन्हें हम भिन्न नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कि जो परिमेय संख्या है ये कौन सी है, या ये कहें कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे जो q है वह हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। पहली विशेषता ये है। क्या हमने बोला? पूर्ण संख्या या इंटीजर्स नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, कोई संख्या है 3/2, तो क्या इसे हम पूर्णांक कहेंगे? तो हम परिभाषा के अनुसार देखें तो कह सकते हैं कि p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 3/2 है जिसे हमने p/q के रूप में व्यक्त किया है, लेकिन क्या q बराबर 1 है? तो यहाँ पे q बराबर 1 नहीं है, इसलिए यह पूर्णांक नहीं है। आइए पूर्णांक संख्याओं के उदाहरणों को देखें। तो जैसे हम कह सकते हैं 3, 4, 5, 6। आइए इन्हें भी देखते हैं, क्या ये पूर्णांक है? तो हाँ, p/q के रूप में व्यक्त करने चलेंगे तो हम इसे p/q के रूप में कर सकते हैं, इसे भी हम p/q के रूप में कर सकते हैं, इसे भी हम p/q के रूप में कर सकते हैं, और इसे भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि q 1 के बराबर है। अब इसमें हम देखें कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हें हम और कितने भागों में बांटेंगे। तो जो पूर्णांक संख्या हैं इन्हें हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। 1, 2 है आपका और ये 3। कौन कौन से वे 3 भाग हैं? तो पूर्णांक संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्या में बांटेंगे। ऋणात्मक, एक संख्या उदासीन, और एक होगी आपकी धनात्मक, धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक और धनात्मक। यहाँ पे हम देखें तो जो उदासीन संख्या होती है, हम शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं। ये जो उदासीन संख्या है शून्य है, न तो यह धनात्मक होती है और ना ही यह ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक संख्याओं
की बात करें तो यहाँ पे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे हम ऋण अनंत तक। उसी तरीके से धनात्मक संख्याओं को देखें तो धनात्मक संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके हम धन अनंत तक जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पूर्णांक संख्याओं को देखा, पूर्णांक संख्याओं को हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। अब हम देखते हैं भिन्न किसे कहेंगे। तो यहाँ पे जो भिन्न कहते हैं तो भिन्न संख्या वे संख्या होगी जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करें, लेकिन धनात्मक p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात कि फ्रैक्शन भिन्न संख्या वे संख्या होंगी जिसे p/q के रूप में, और वो भी कैसी, धनात्मक हो, उसे हम भिन्न संख्या कहेंगे। और वहां पे q बराबर 0 या 1 नहीं होना चाहिए। इसे ये जाहिर होता है कि धनात्मक p/q के रूप में व्यक्त संख्याएं जिसे हम भिन्न कहेंगे उसमें q का मान 0 या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम 1 कर देते हैं तो क्या होता है, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 2/5, तो इसे तो p/q के रूप में किया है आपने, p/q के रूप में किया। क्या q 0 है? नहीं है। क्या 1 है? नहीं है। तो आप इसे भिन्न संख्या कह सकते हैं, लेकिन कहते भी हैं, लेकिन यहीं पे 2/0 कर दें या 2/1 कर दें। 2/0 करेंगे तो जब हम इसको चेक करते हैं 0 से भाग देकर, तो एक बार ले जाते हैं तो भी 0, 2 आता है, 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, ये अनंत तक चली जाएगी, यानी कि यह एक अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। अब हम 2/1 को देखते हैं। हाँ, p/q के रूप में है, धनात्मक संख्या है, हाँ धनात्मक संख्या भी है। क्या q 0 के बराबर है? तो नहीं है। हाँ, क्या 1 के बराबर है? हाँ 1 के बराबर है। अगर कोई संख्या धनात्मक p/q के रूप में है और q 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने उसे देखा कि उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसका अर्थ है कि भिन्न संख्या होने के लिए उसको 0 या 1 नहीं होना चाहिए। के बाद इसमें देखते हैं कि जो भिन्न संख्या है इसे जब हम दशमलव में बदलेंगे, तो जब हम भिन्न संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव में बदलने पर हमें दशमलव के बाद जो अंक प्राप्त होते हैं उन अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आएगा 0.5 आ सकता है, 0.50000 ऐसे आ सकते हैं, 0.12121212 ऐसे आ सकते हैं अंक। इसका अर्थ है कि भिन्न संख्याएं को अगर हम दशमलव में बदलें तो उन दशमलव में बदलने पर जो अंक आते हैं दशमलव के बाद, उनकी होती है पुनरावृत्ति, यानी कि दोहरान। अब अगली संख्या हमारे पास है भिन्न नहीं है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं जो भिन्न नहीं हैं? तो भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो कि हमारे पास है ऋणात्मक p/q के रूप में हों। यहां देखें कि ऋणात्मक p/q अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो होंगी वो भिन्न नहीं होंगी, होंगी तो परिमेय लेकिन भिन्न नहीं होंगी। जैसे ऋण 3/5, ऋण 3/5,
ऐसे भी कर सकते हैं 3/5। अब देखें यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, यहाँ ऊपर चिन्ह है, यहाँ सबके लिए लगाया गया और यहाँ नीचे 5 वाले के लगाया गया। तो ये संख्याएं ऋणात्मक हैं और ऋणात्मक संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। हाँ, परिमेय होती हैं लेकिन भिन्न नहीं होती हैं। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि भिन्न जो होता है वह दो के बीच में अनुपात को प्रदर्शित करता है, या ये कहें कि दो राशियों के बीच में अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है, या रेशियो को प्रदर्शित करने के लिए। और जो अनुपात होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। और यहाँ पे जो भिन्न संख्याएं हैं ये अनुपात को प्रदर्शित करती हैं, और अनुपात को जब प्रदर्शित करती हैं तो अनुपात हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। एक संख्या है ऋण 3/5। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर भी ऋण है और नीचे भी ऋण है। अगर हम इन्हें चाहें तो धनात्मक संख्या में बदल सकते हैं। अगर हम ऊपर भी ऋण का गुणा कर दें और नीचे भी ऋण का गुणा कर दें तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो ये +3 में हो जाएगा, और इस ऋण का इस ऋण में करेंगे तो +5 हो जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारे पास ऊपर और नीचे हम अंश और हर में यानी कि P और Q दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो उसे हम फिर भिन्न में बदल सकते हैं, जैसा कि आपने किया 3/5। अर्थात ये कह सकते हैं कि अंश और हर की ऋणात्मक संख्याएं अगर P/Q के रूप में हों तो उन्हें हम धनात्मक में बदलकर अर्थात उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन और बाकी जो संख्याएं हैं या तो अंश ऋणात्मक हो तो भी उसे हम भिन्न में नहीं बदल सकते, आपका हर ऋणात्मक हो उसे भी हम भिन्न में बदल नहीं सकते। अब हम ये देखते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इन पूर्णांक संख्याओं को हमने ऋणात्मक कहा, उदासीन कहा और धनात्मक कहा। यहाँ पे जो शून्य है और धनात्मक संख्या है, अगर धनात्मक संख्याओं को अकेले देखा जाए तो हम धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, और इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाते हैं। पूर्ण संख्या अर्थात अगर 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या है तो उन्हें हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, और उनके साथ यदि हम शून्य को जोड़ देते हैं यानी कि 0 से 1 2 3 4 तो ये संख्याएं एक पूर्ण संख्या का रूप ले लेती हैं। अब हम देखें जैसा कि धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक, तो यहाँ पे हम इन सभी संख्याओं को एक साथ रखते हैं, और इन धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक में भी दो मुख्य रूप से भाग हो सकते हैं। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? इनमें कुछ संख्याएं सम हो सकती हैं और कुछ संख्याएं विषम होती हैं। आइए उसे हम अगले पेज पे देखते हैं कि जो ऋणात्मक संख्या है, उदासीन संख्या है और धनात्मक संख्या, इनको हम मुख्य रूप से एक बांटते हैं सम में, यानी कि सम संख्या, और एक हम कर सकते हैं विषम संख्या। अब जो सम संख्या और विषम संख्या हमने देखा, तो जो सम संख्या है वो किसे कहेंगे? तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग दें और वो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सम संख्याओं की एक श्रेणी बनाई जाए, आप ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक बनाएं अगर, तो ऋण
अनंत से लेकर चलेंगे ऋण 8, ऋण 6, ऋण 4, ऋण 2। अब यहाँ पे ऋण है तो अगली जो सम संख्या आएगी वो आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि संख्याओं का जो अंतर है वो 2-2 का अंतर है, और जब 2-2 का अंतर है तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि ये ऋणात्मक संख्याओं की श्रेणी है। और ऋणात्मक संख्याएं हैं जो, इनको हम 2-2 के अंतर पर लिखते हैं। और जब 2-2 के अंतर पर लिखते हैं तो यहाँ पे इसके बाद कौन सा आएगा, 2, फिर 4, फिर 6, 8, अप टू कहाँ तक, अनंत तक जाए। यानी कि सम संख्याओं की जब श्रेणी बनाते हैं तो सम संख्याओं में आपका 0 आता है, यानी कि यहाँ से ये जाहिर होता है कि जो 0 है वह एक सम संख्या है। आइए विषम संख्या की तरफ देखते हैं। तो जो विषम संख्या है वो किसे कहेंगे, तो विषम संख्या वो है जिसे 2 से विभाजित किया जाए, तो 2 से विभाजित 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। आइए विषम संख्याओं की श्रृंखला देखते हैं, कौन कौन सी संख्या विषम होंगी। तो अनंत से चलते हैं, ऋण अनंत। अब ऋण 7, ऋण 5, ऋण 3, ऋण, अब देखिए यहाँ पे ऋण 1 होगा, और फिर ऋण 1 है, उसके बाद जो हमारे पास अगली विषम संख्या आएगी वो आएगी 1, फिर 3, 5 अप टू अनंत। यानी कि विषम संख्याओं की श्रेणी जब हम बनाते हैं तो उसमें 0 दिख नहीं रहा है, अर्थात 0 नहीं आता है, इसलिए 0 किधर है आपका, विषम सम संख्या की श्रेणी में है, इसलिए 0 एक सम संख्या है। अब यहाँ पे इन कुल संख्याओं में अगर हम देखें तो इन संख्याओं का कुछ नियम होते हैं। वे क्या नियम है, तो नियम है सामान्य तौर पे इन पूर्णांकों का योग से संबंधित एक नियम है। वो योग से जो संबंधित नियम है उसमें है कि यदि हम सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ेंगे, यदि हम सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह भी एक सम संख्या हमें प्राप्त होगी। फिर यदि हम विषम संख्या के साथ विषम संख्या जोड़ते हैं तो भी उत्तर हमें सम संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम सम के साथ कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है, यानी कि ये योग का नियम हो गया। इस तरह से अगर देखें तो इनमें अगर किसी संख्या को चेक करना है कि वह सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो इस नियम पर भी हम रख के किसी भी संख्या को सम या विषम संख्या चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मानना है कि 5 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो हम तो यहाँ पे देख चुके हैं कि 5 एक विषम संख्या है, लेकिन इसमें रखें तो जैसे हमने कहा कि 5 एक कैसी संख्या है, सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखें सम धन सम बराबर सम। अगर हम 5 को सम मान लेते हैं, मान लीजिए कि 5 को हमने माना, तो इसके साथ अब दूसरी एक एक्चुअल संख्या जो सम है उसको रखते हैं, हमने रख दिया 4। अब देखें कि 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 9, और 9 एक विषम संख्या है। दूसरी चीज देखते हैं, शून्य को देखिए कि शून्य क्या है, तो शून्य को मान लीजिए कि सम है। और फिर एक दूसरी सम संख्या देखें 4, तो 4 में शून्य जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा 4, अर्थात शून्य सम संख्या पे सेट हो रहा है। आगे देखते हैं, मान लीजिए हम विषम संख्या मान लें शून्य को, तो शून्य को यदि हम विषम संख्या मानते हैं तो उसमें एक विषम संख्या जोड़ दें,
जैसे 3, तो उत्तर हमें कितना मिलना चाहिए, सम, लेकिन 3 में शून्य जोड़ेंगे तो विषम होगा और यहाँ पे उत्तर सम आ रहा है। इससे यह जाहिर हो गया कि जो शून्य है वह आपका विषम पे सेट नहीं हो रहा है, इसलिए शून्य एक सम संख्या है। आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो संख्याएं हैं उनको एक और तरीके से बांट सकते हैं। क्या है कि जैसे संख्याओं को हम एक तरीका और है बांटने का, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक भाज्य और एक है आपका अभाज्य। अभाज्य यानी कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें भाग देने पर, या ये कहें कि भाज्य संख्याएं वो हैं जिनमें 1 से भाग चली जाए, जिनमें स्वयं से भाग जाए और किसी अन्य संख्या से भाग जाए, अन्य संख्या से भाग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसमें केवल 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। यहाँ पे एक स्वयं और किसी अन्य संख्या, जैसे मानते हैं कि हमारे पास संख्या है 8, देखते हैं कि क्या यह भाज्य है कि अभाज्य। तो हमने देखा कि क्या इसमें 1 से भाग जा रही है, 1 से भाग चली जाएगी। क्या इसकी स्वयं से भाग जाएगी, हाँ स्वयं से भाग चली गई। फिर देखते हैं कि क्या अन्य संख्या से किसी से भाग जाती है, तो अन्य संख्या से देखिए किससे किससे हम देखते हैं तो 2 से भी भाग चली जा रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 से भी भाग चली जा रही है, इसलिए 8 एक भाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कोई संख्या हमने लिया 7, और नियम क्या है कि क्या 1 से भाग जा रही है, हाँ चली गई। क्या यह स्वयं से जा रही है, हाँ चली गई। क्या और किसी संख्या से इसमें भाग जा रही है, तो हमने देखा कि 7 में और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि जो 7 है वह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ऐसे करके आप भी अपने कई संख्याओं को लेकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाज्य संख्याओं में ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और भी संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे 20 हो जाएगा। यहाँ पे आइए अभाज्य संख्याएं, जैसे 5 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, और ऐसे बहुत सी संख्याएं होंगी जो कि अभाज्य होंगी। इसी पे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे प्रश्न भाज्य और अभाज्य पे। उसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, संख्या पद्धति की जो थ्योरी पार्ट है पढ़ने के बाद, उसमें वो सारे उदाहरणों को सीख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, एकदम साधारण से क्वेश्चन होते हैं। जैसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या, और एक पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, विषम, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या। कैसे प्रश्न आएंगे इसमें, जैसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या भाज्य बताइए, पेपर में आ सकता है। तो हम कहते हैं कि सबसे छोटी संख्या वो कैसी हो, भाज्य। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी, देखते हैं रूल, क्या 1 है,
एक में जाएगी भाग और स्वयं से भी जाएगी, अन्य से भाग नहीं जाएगी। दो में भी हमने देखा कि एक से जाएगा और स्वयं से जाएगा, किसी अन्य से नहीं जाएगा, नहीं भाज्य है। 3 भी वही है। क्या 4 में जाती है? तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो 4 है वह एक भाज्य है। तो पेपर में आते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहें, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है आपकी 4। उसी तरीके से पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी होगी, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। क्यों? इसमें बात है कि एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। कह सकते हैं कि सर क्यों को नहीं, एक को क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एक को इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि एक में केवल और केवल एक से भाग जा रही है, और स्वयं वाली जो एक दूसरा फैक्टर मिल रहा है इसमें कि अन्य से भाग जाए। एक तो स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए, तो इसमें एक ही है और वो भी अकेले ही है, वह स्वयं भी है वही एक, और एक से भी भाग जा रही है। इसके तहत हम देखते हैं कि जो एक है वह न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। आई 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। उसमें दूसरी चीज देखते हैं इसमें कि सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य, वो सम संख्या नहीं है, कैसी संख्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के साथ साथ वो कैसी है? भाज्य भी है, तो वो है आपका 9। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी विषम संख्या है और वह एक भाज्य है। आइए अभाज्य देखते हैं कि जो सबसे छोटी विषम संख्या है और वो क्या है? अभाज्य है, तो वो है आपका 3। तो अब यहाँ पे एक नोट्स में और लिख लेते हैं कि एक के बारे में कि जो एक है यह न तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यानी कि यह एक संख्या एक जो है वो प्राकृत संख्या है, गिनने के काम में आती है, लेकिन भाज्य और भाज्य में अगर अभाज्य में रखा जाए तो न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि परमेय संख्याओं को हमने पुनः 3 भागों में बांटा, एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या और वे संख्या जो भिन्न नहीं है। उसके बाद हमने पूर्णांक संख्याओं को ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या और धनात्मक संख्या में बांटा। इन संख्याओं को एक सम्मिलित रूप करके हम उसको पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। अब इन सम संख्याओं से योग से संबंधित जो नियम है वो है सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ हमने संख्याओं के सामान्य परिचय को सीखे हैं। अब हम इसके आगे प्रश्न और इनके जो इससे आधारित प्रश्न हैं उनको सीखेंगे। अगर आपको इस थ्योरी वाले पार्ट में संख्या पद्धति से संबंधित अगर कोई भी डाउट होता है, प्रश्न होता है, तो आप तुरंत कमेंट करिए। इसको हम अगले वीडियो में उन सभी कमेंट के उत्तर हम देंगे, या आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। अगले क्लास में हम इस पर संबंधित प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।